नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं दो उन खास मुद्दों की जिनको लेकर के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक नए विवाद की शुरुआत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल बात करने जा रहा हूं कि हिंदी भाषा को तमिलनाडु में त्रिभाषा फार्मूला के तहत लागू करने वाला विवाद और साथ में लोकसभा और विधानसभा के सीटों को भविष्य में उनके परिसीमन को लेकर के जो होने वाला विवाद है, उसकी आहट की आज जो हालात है, उसकी जो चर्चा है, इन दो विषयों पे मैं बात करूंगा। लेकिन बातचीत शुरू करने के पहले एक बार फिर आप सब लोगों से कहूंगा कि मेरे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। अब एंटरटेनमेंट का एक नया सेगमेंट जुड़ेगा। देश दुनिया और समाज के तमाम विषयों पर मैं बात करने के साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया भी जोड़ने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आप तक पहुंचूं और आप उसको आपके साथ साझा कर सकूं। तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसको शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। बहरहाल बात करते हैं कि बेसिकली इस वक्त पूरे देश में दो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो साउथ इंडिया में या साउथ के लोगों के बीच में उसकी सुगबुगाहट है। संसद ने भी तमिलनाडु के सांसद जो हैं या डीएमके के सांसदों ने इस बात को उठाया बजट सत्र के बीच में। बेसिकली दो जो मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा यह है कि भाई पूरे देश में त्रिभाषा कानून जो है या त्रिभाषा का जो को लागू करने की व्यवस्था है, जो नई शिक्षा नीति है, उसके तहत व्यवस्था है कि हर राज्य में जो बच्चे हैं वो 3 भाषाओं को सीखें और एक तो वहाँ की अपनी मदर टंग में पढ़ाई करें और मदर टंग के अलावा एक लैंग्वेज इंग्लिश सीखें और साथ में एक और भाषा सीखें। यह त्रिभाषा फार्मूला नया फार्मूला नहीं है, शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति में तो है ही, ये पहले से चल रहा है। लेकिन तमिलनाडु ने पहले से ही एक व्यवस्था कर रखी थी कि तमिलनाडु में सिर्फ 2 भाषाएं सिखाई जाती है, एक तो तमिल और दूसरा ये है कि इंग्लिश। और नई शिक्षा नीति पे वही बात को फिर दोहराया गया, लेकिन अब जो है तमिलनाडु ने इस बात को कह दिया कि हम नई शिक्षा नीति के तहत भी त्रिभाषा फार्मूले को नहीं लगाएंगे। उसके चक्कर में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को जो अनुदान मिलने वाला है इस सवाल को लेकर के, वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का था, उस पर रोक लगा दी और यहीं से विवाद शुरू हो गया। इस पर स्टालिन ने, वहाँ के मुख्यमंत्री या डीएमके ने, अब तो लगभग सारी पार्टी के बीच में इस बात पर सहमति है कि भाई हिंदी को लेकर के आप हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको नहीं चलाएंगे, हम 2 भाषा के फार्मूले पे चलेंगे। अब सवाल उठता है कि ये कोई नया विवाद तो है नहीं। बेसिकली तमिलनाडु में विवाद काफ़ी पुराना है। आज़ादी के पहले भी 1930 के आसपास स्कूलों में हिंदी को लागू करने की बात हुई थी, तब भी विवाद हुआ था और वो था कि भाई हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी के बाद भी भाषा को लेके साउथ में काफ़ी विवाद रहा और ये सबसे खास बात है जिसको आपको समझना चाहिए। पहली चीज़ है कि भाई हमारे संविधान में भी एक व्यवस्था की गई कि भारत में जो है हिंदी जो है और अंग्रेजी, ये 2 बेसिकली देश को जोड़ने वाली भाषाएं हैं। हिंदी राजभाषा है और तमाम दूसरी भाषाओं की मान्यता के साथ साथ ये है कि हिंदी को राजभाषा बनाना है, इस्टेब्लिश करना है। साथ में हमारे यहाँ संविधान में व्यवस्था है कि भाई अंग्रेजी भी जो है भारत को जोड़ने वाली एक लिंक लैंग्वेज के रूप में रहेगी। ये हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। जब संविधान लागू हुआ तभी ये व्यवस्था थी, संविधान सभा के तमाम बहस के बाद। लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब व्यवस्था थी कि भाई 15 साल के लिए अंग्रेजी इस देश में लिंक लैंग्वेज रहेगी और हम हिंदी को लगातार तब तक ग्रूम करेंगे। लेकिन 15 साल बाद 1965 तक तो अंग्रेजी को हटना था, लेकिन 1960 के बाद 62-63 से फिर एक नया विवाद शुरू हुआ और काफ़ी साउथ में हंगामा हुआ। इसको लेके काफ़ी विरोध हुआ कि भाई अब अंग्रेजी को क्या फिर नए सिरे से 10-12 सिरे व्यवस्था करेंगे। उसके बाद एक संवैधानिक व्यवस्था की गई, संविधान संशोधन किया गया और व्यवस्था की गई कि नहीं भाई, अब अंग्रेजी जो है भारत में लिंक लैंग्वेज रहेगी, सिर्फ 15 साल नहीं, आगे भी रहे, 65 से आगे भी रहेगी। और अंग्रेजी जो है हिंदी के साथ साथ लिंक लैंग्वेज रहेगी भारत को जोड़ने के लिए तब तक जब तक कि वो तमाम सारे राज्य जहाँ हिंदी उनका हिंदी उनकी राजभाषा नहीं है या उनकी प्रदेश की भाषा नहीं है, जहाँ अंग्रेजी चलन में है, वो तमाम सारे राज्य, वो साउथ के हों चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों, तमाम सारे राज्य जहाँ अंग्रेजी चलन में है, वो उनकी सहमति नहीं बन जाती कि अंग्रेजी हटा दिया जाए। तो बहरहाल एक ऐसी स्थिति बन गई कि भाई अंग्रेजी जो है भारत में सेकेंड लिंक लैंग्वेज बनी रहेगी और आज भी अंग्रेजी भारत को जोड़ने वाली एक हिंदी के अलावा दूसरी भाषा है। लेकिन समय समय पे साउथ के राज्यों में सवाल उठता रहा है कि भाई आप हिंदी को थोप रहे हैं। साउथ के राज्यों ने अंग्रेजी को अडॉप्ट करके आज उन्होंने तमाम सारी यूपीएससी से लेकर तमाम सारी बड़ी नौकरियों में भी अच्छी भूमिका अदा की है। दुनिया भर में साउथ के लोगों ने जाके भारत का झंडा गाड़ा है और हिंदी को लेकर के उनके मन में थोड़ा रिजर्वेशन, हालांकि ये रिजर्वेशन ज्यादातर तमिलनाडु में है क्योंकि तमिल वैसे भी एक बहुत पुरानी भाषा है। भारत की सबसे पुरानी भाषाओं की बात करेंगे तो तमिल है। अब सवाल उठता है कि
दो भाषा के फार्मूले पे जो तमिलनाडु चल रहा है, क्या वाकई हम हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपने जा रहे हैं? व्यवस्था है कि हिंदी को आप मत पढ़ाइए, कोई एक भाषा और चूज कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी ही पढ़ाना है। और ये व्यवस्था पूरे देश भर में है कि आप एक दो भाषाओं के अलावा एक तीसरी भाषा सीख लीजिए। लेकिन होता क्या है कि इंटेंशन भले अच्छे हों, लागू करने की पूरी प्रक्रिया में गहरी प्रॉब्लम्स है। जैसे उत्तर भारत में आप देखिए कि त्रिभाषा फार्मूला बहुत पहले से लागू है। इंटेंशन था कि भाई हिंदी और अंग्रेजी के अलावा हम देश की दूसरी भाषाएं भी सीख लें। लेकिन पूरे उत्तर भारत में क्या आपको लगा किसी राज्य में कोई व्यक्ति तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी सीखते नजर आया? बिल्कुल नहीं आया। तमाम सारे हिंदी प्रदेशों में एक व्यवस्था ऐसी बन गई और प्रैक्टिस हो गया वो कि भाई हिंदी अंग्रेजी सीखेंगे, एक भाषा संस्कृत ले लिया उन्होंने। संस्कृत चलन में ऐसी कोई भाषा नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा होगी, लेकिन संस्कृत आम बोलचाल में चलन में नहीं है। तो संस्कृत कुछ लोग सीख सकते हैं जिनको सीखना हो, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में किसी समाज में जाकर के संस्कृत में आप बोलते नहीं है, तो आप कोई दूसरी भाषा सीखते तो उपयोगी होता। लेकिन भारत में किसी प्रदेश में, हिंदी प्रदेश में दूसरी भाषा सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप संस्कृत सीखते रहे। और साउथ के लोग जो है तमिलनाडु को छोड़ के बाकी जगहों पे, महाराष्ट्र से लेकर बाकी जगहों पे वो हिंदी सीखते रहे। तो ये तो है कि भाई प्रैक्टिस में बड़ी गहरी खामी थी। अब आप चाहते हो कि तमिलनाडु में या साउथ में भी हिंदी लोग सीखें, वो सीख रहे हैं, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी राज्यों में सीख रहे हैं। सवाल यह है कि यह इंटेंशन पूरे समाज में दिखना चाहिए था, पूरे देश में दिखना चाहिए था, नहीं दिखा। क्या उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषाओं को सीखने का जुगाड़ कर पाएंगे आप? आज उन स्कूलों के पास टीचर नहीं है, जो विषय है उनके लिए टीचर नहीं है। कहाँ एक स्कूल में अगर मान लीजिए 5 भाषाओं के लिए अलग से टीचर अपॉइंट करना होगा, कहाँ से अपॉइंट करेंगे आप? तेलुगु, तमिल के लिए, मराठी के लिए। कल वहां कोई बच्चा जो है उड़िया सीखने के लिए चूज करता है तो कहाँ से अपॉइंट करेंगे आप? कौन सी व्यवस्था है? यही हालत तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में हिंदी के अलावा अगर दूसरी भाषा कोई सीखना चाहे तो उसके लिए भी टीचर चाहिए। उन स्कूलों के पास प्राइमरी लेवल पे जहाँ से भाषा की का इशू शुरू होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पे, वहाँ टीचर्स की गहरी कमी है पूरे देश भर में। उसके लिए फंड की जरूरत होगी। एक तो सवाल है कि ये जो त्रिभाषा फार्मूला है उस पर बहुत अधिक जोर देने की जरूरत नहीं थी, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। निश्चित रूप से हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है, आज़ादी के संघर्षों में विकसित हुई है। मैं इसको हमेशा ऐसे देखता हूं कि आज़ादी के संघर्षों में ही हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी उर्दू दोनों का विकास हुआ है। तो हिंदी को इस देश में विकसित होना है और विस्तारित होना है। आज हिंदी देश के बड़े हिस्से तक पहुंची है। साउथ इंडिया में भी आप जाओगे तो बेंगलोर तक आपका हिंदी का बहुत अच्छी पहुंच है और हिंदी लोग ठीक से बातें करते हैं। आज मुंबई, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर के आप बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये सहजता से हुआ है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने स्कूल में सीख लिया हिंदी तो वो इसलिए हिंदी बोलते हैं। बड़ी खास बात आपसे कह रहा हूं कि भाई स्कूलों में जो बच्चे जो भाषा सीख रहे हैं वो तो आज भी स्थिति है कि मुंबई शहर में रहने वाले वो बच्चे जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं वो हिंदी वो भी नहीं पढ़ पाते। मैं अपने आसपास के बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको हिंदी पढ़ने नहीं आता जबकि हिंदी पढ़ रहे। तो स्कूलों से भाषा का विकास नहीं होगा। भाषा का विकास मदर लैंग्वेज के अलावा अंग्रेजी पे फोकस करके दूसरी भाषाओं को चूज करने की फ्रीडम देने की जरूरत, ताकि वो मस्ती से चूज करें। और उसके लिए बहुत दूसरे मॉडल्स भी हैं चूज करने के लिए। समाज में उसको और माहौल क्रिएट करने की जरूरत है। हिंदी का विकास वैसे भी दुनिया भर में हिंदी सिनेमा ने किया है। आज हिंदी फिल्मों ने पूरे देश में हिंदी को पहुंचाया है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने, उनके डायलॉग्स ने पहुंचाया है, हिंदी संगीत ने पहुंचाया है, हिंदी गानों ने पहुंचाया है। हालांकि अलग बात है कि आज हिंदी सिनेमा तकलीफ के दौर में है, बुरे दौर में है, लेकिन हिंदी को विस्तारित करने में हिंदी सिनेमा का बड़ा रोल था। साथ में हिंदी भाषी लोग जो देश दुनिया में गए उनकी बड़ी भूमिका थी, या लोगों के आपस में मिलने जुलने से भाषा का विकास हुआ और ये होता रहेगा। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में हिंदी बोलना सीखना जान जाएंगे। तमिलनाडु में वो स्थिति बन रही है धीरे धीरे। वो यहाँ तक कि स्टैलिन भी कहते हैं कि वो हिंदी के विरोध में नहीं है, लेकिन आप थोपिए मत। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके उसके पीछे उनकी राजनीति हो, वहां चुनाव होने वाले हैं, भाषा का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह से बात उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि हमको थोपने की जरूरत नहीं है। त्रिभाषा फार्मूला ठीक है, लेकिन अभी भी वो जमीन पे नहीं उतर रही, पूरे देश में नहीं उतरी है। तमिलनाडु तो बात की बात है। तो त्रिभाषा के नाम पे सिर्फ हिंदी आपने तमाम राज्यों में लागू कर रखा है, दूसरी भाषाओं को सीखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बेसिकली है कि इसको आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना है और भाषा को सीखने की प्रक्रिया को और आजाद करने की जरूरत है और फ्री करने की जरूरत है। स्कूल पाठ्यक्रम जो है मोस्टली अभी जो है मदर टंग और अंग्रेजी के अलावा जो है बाकी भाषाओं पे थोड़ा लिबर्टी देने की जरूरत है और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। और साथ में हिंदी के विकास को और बेहतर, हिंदी सिनेमा को मजबूत करने की जरूरत है, हिंदी सिनेमा के लिए काम करने की जरूरत है, हिंदी के तमाम सारे आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो हिंदी का इस्तेमाल है उसको बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ तक कि टेलीविजन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हिंदी की, उनको बेहतर होने की जरूरत है। टेलीविजन पे कुछ बड़े अच्छे हिंदी प्रोग्राम्स होते तो शायद उनको देश भर में लोग देखते।
इस बड़ी भूमिका है, हम उस पर मिस कर रहे हैं, वो हार रहे हैं। हिंदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन भागीदारी ही बहुत जरूरी है। भाषा जो है किताब से लोग नहीं सीखते हैं। बंबई में आम आदमी हिंदी बोलता है, जो स्कूल नहीं गया उसने स्कूल में हिंदी नहीं सीखा तो वो भी बोल रहा है हिंदी। बेंगलोर में जो हिंदी बोल रहा है उन्होंने हिंदी स्कूल से नहीं सीखा था, जिंदगी से सीख लिया था, और जिंदगी से सीखने की जरूरत है। ठीक है कि वो लिपि की बात होगी, लिखने की बात होगी, पढ़ने की बात होगी, स्थितियां अलग होगी, कम से कम बोलचाल में लोग सीखेंगे। इसके बाद उस भाषा के आकर्षण में उसको लिखने पढ़ने की प्रक्रिया भी आएगी, लोग उस पर भी मेहनत करें। अब तो डिजिटल दौर है, तमाम भाषाओं को आप सीख सकते हो, और इसी दौर में तमाम भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, तो भाषाओं को लेकर के संकट भी है। जब कोई बोलता है कि उसे अपनी भाषा बचानी है, दूसरी भाषा को मत थोपिए, तो बड़ा भावनात्मक मुद्दा भी है। पिछले कुछ समय से देखिए तो तमाम सारी क्षेत्रीय भाषाएं खत्म हो गई हैं। स्टालिन कहते हैं कि हिंदी प्रदेशों में ही हिंदी भाषा ने तमाम भाषाओं को मार दिया है। सच्चाई है कि आज तमाम सारी जो छोटी छोटी बोलियां हैं वो गांवों तक सिमट गई हैं, घरों तक सिमट गई हैं, उनका कोई विकास कर नहीं हुआ, कोई लेखन भी अब उनमें नहीं होता है। कुछ भोजपुरी सिनेमा और कुछ संगीत के नाम पे कुछ सर्वाइव कर रहा है। ये तमाम सारे कलर हैं, ये कलर जिंदगी में सर्वाइव करें, उसके लिए सरकारों को हेल्प करने की जरूरत है। उसके लिए उन प्लेटफॉर्म पे हेल्प करने की जरूरत है जहां से वो सजग रूप से मजबूत हो पाए। अब स्कूल कॉलेज से भाषा बना लेंगे, भाषा बचा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, उसको परेशान भी होने की जरूरत नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो विवाद है इसको हल किया जा सकता है, क्योंकि ये विवाद बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है जो केंद्र में सरकार है, क्योंकि इसी विवाद के चलते कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु से साफ हो गई थी। इसी उस वक्त कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इस विवाद ने कांग्रेस को निपटा दिया था एक तरह से। और अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान होगा, जो साउथ इंडिया में अपने आप को विस्तारित करना चाहती है। हो सकता है तमाम राज्यों में इस तरह का नाराजगी न हो, लेकिन वहां भी अगर ये मैसेज जाएगा तो भाजपा का नुकसान होगा। और हिंदी के प्रति भाजपा का जो लगाव है, हिंदी के विकास के लिए जो लगाव है, सरकार का जो लगाव है, उसके लिए हमको जो है स्कूली सिलेबस से बाहर दूसरे चीजों पे काम करने की जरूरत है, और लोगों की भागीदारी, लोगों की इंटरेक्शन को बढ़ाने की जरूरत है, और उस पर काम किया जा सकता है। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हम इसको लेके एडामेंट होते हैं, हम भी राजनीति करने लगते हैं, क्योंकि उसी बहाने हम किसी न किसी समाज को मैसेज कर रहे होते हैं कि हम इसको लेके बड़ा सीरियस है। तो अगर केंद्र सरकार को थोड़ी सी अपनी भूमिका को सरल करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। ये कोई बात है भी नहीं, इसमें कोई बड़ा विवाद है भी नहीं, ये मामला सुलझ सकता था, लेकिन ये बात है अगर नहीं सुलझाएंगे तो ये सुलगना शुरू करेगा। और सुलगेगा इसलिए क्योंकि इसी के साथ साथ एक दूसरा विषय भी आजकल चर्चा में है। दूसरा विषय क्या है? वो है कि सीटों, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन, जिसे बोलते हैं डिलिमिटेशन। दरअसल संविधान के अंदर व्यवस्था की गई है कि भारत में जो है समय समय पे पार्लियामेंट और विधानसभा की सीटों की संख्या तय की जाएगी जनगणना के आधार पे। जैसे कि हर 10 साल में जनगणना होगी, और उस जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन कमीशन होगा जो पार्लियामेंट बनाएगी या पार्लियामेंट द्वारा गठित की जाएगी। वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके बाद जो है उस देश भर में कितनी लोकसभा या विधानसभा की सीटें राज्यों में होंगी उसको तय करेगी, और फिर राज्यों की उन सीटों की सीमा क्या होगी उसको तय करेगी। ये प्रक्रिया के लिए व्यवस्था की गई थी ताकि हम लगातार समाज बढ़ते जाए तो हम लोकसभा और विधानसभा में लोगों के पार्टिसिपेशन को मुकम्मल कर पाए। ये परिसीमन और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भारत में शुरू भी हुई 1951 के जनगणना के बाद, 1961 के बाद और 1971 के बाद। और उस वक्त माने आबादी बदलती रही और सीटों की संख्या भी बदलती रही। 1951 के आसपास लगभग 36 करोड़ के आसपास आबादी थी, 1961 के आसपास लगभग 44 करोड़ के आसपास आबादी थी, और 1971 में लगभग 55-54 करोड़ के आसपास, 55 करोड़ 54 करोड़ के आसपास आबादी थी। और फिर अलग अलग समय पे परिसीमन कमीशन ने या डिलिमिटेशन कमीशन ने तय किया कि भाई 7 लाख या उसके आसपास के एक के वोट के हिसाब से लोकसभा की सीटें होंगी। 1951 में तब लगभग 494 सीटें थी देश भर में। बाद में 1961 के जनगणना के बाद फिर तय किया गया कि 8 लाख 8 पॉइंट कुछ की एरिया की आबादी के हिसाब से सीटें होंगी। तब जो है लगभग 522 लोकसभा की सीटें थी। 1971 में आते आते फिर तय किया गया कि लगभग 10.1 लाख जो आबादी है उसके हिसाब से लोकसभा की सीटें होंगी, तो फिर 543 सीटें तय हो गई देश में। आज देश में लगभग कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। तो अलग अलग समय में व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1971 के बाद 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संशोधन। उसमें व्यवस्था की गई कि भाई अभी हम डिलिमिटेशन को रोक देते हैं 20-25 सालों के लिए। वजह क्या था? लगातार आबादी बढ़ रही थी और आबादी में अलग अलग राज्यों के बीच में गैप बढ़ रहा था, जो 71 में दिखा। हालांकि तब तक आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं थी, हालांकि 71 में भी इस पे विवाद हुआ था इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन
76 में लगभग इसको रोक दिया गया कि भाई अब जो है परिसीमन 2001 के पहले नहीं होगा। पहले पूरे देश भर में हम लोग आबादी को बढ़ने से रोकने पे काम करेंगे। आबादी को रोकने के लिए हम योजनाएं बनाएंगे, उसको राज्य लागू करेंगे, और ताकि फिर हम एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच जाएं तो फिर परिसीमन होगा। 2001 की जनगणना के बाद 2002 में इस बात की शुरुआत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी देश में प्रधानमंत्री थे, ये बात फिर आई, लेकिन तब तक काफी आबादी बदल चुकी थी और आबादी का पूरी व्यवस्था बदल चुकी थी, और फिर सीटों में काफी ज्यादा फर्क पड़ने लगता अलग अलग राज्यों में, और फिर साउथ के राज्यों ने इसको मुद्दा बनाना शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस वक्त एक तरह से गठबंधन की सरकार थी, और फिर उस सरकार ने भी फैसला कर लिया कि भाई चलिए ठीक है, अभी हम लोग फिर से परिसीमन नहीं करते, परिसीमन को रोक देते हैं, 543 सीटें ही रहेंगी, सिर्फ जो सीटों का आकार है उस पर काम कर लेते हैं, सीटों की संख्या वही रहेगी हर राज्य में। और अब जो है अगला परिसीमन, जो एक नया संविधान संशोधन किया गया, 84वां संशोधन 84, उसमें व्यवस्था की गई थी कि 2021 के बाद जो जनगणना होगी, माफ कीजिएगा 2026 के बाद परिसीमन होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2021 में जनगणना हो गई होती तो भी परिसीमन नहीं शुरू होता, तो जो है 2026 के बाद का परिसीमन 2031 के जनगणना के बाद शुरू होता। तो लगभग यह व्यवस्था थी कि लगभग 30 साल और मिल जाएगा। इन 30 सालों में देश की आबादी का सही ढांचा बन जाएगा और फिर विवाद खत्म हो जाएगा। हालांकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना का दौर था वो, और 2021 की जनगणना अब होने जा रही है 2026 में। अब हुआ क्या कि चूंकि जनगणना होने जा रही है 2026 में, 2026 आने जा रहा है, तो अब जो नई जनगणना 2025-26 की है, 26 में पूरी होगी, उसके भरोसे परिसीमन भी हो जाएगा, इसकी संभावना बन गई है। ये परिसीमन 2031 के बाद जाता, लेकिन अब 2026 के बाद ये परिसीमन शुरू हो जाएगा, या परिसीमन की व्यवस्था बन गई। जो संविधान में रोक लगी थी वो अब बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि परिसीमन होगा तो फिर क्या सवाल है? फिर साउथ के राज्यों के अपने सवाल है कि भाई देश भर में आबादी बदल गई है, काफी बदली है। पिछले क्या है, परिसीमन रुका कहाँ है? 1976 में। अब लगभग हम वहां से आ गए हैं कितने साल बाद? लगभग 50 साल बाद, है ना। तो 50 साल बाद इतना कुछ बदल गया है, आबादी का पूरा जो संरचना इतनी बदल गई है कि अब काफी कुछ बदल जाएगा सीटों में। वैसे भी जो 50-54 करोड़ की आबादी 76 में थी, आज तो 140 करोड़ की आबादी है। अब 144-40 करोड़ की आबादी में आज 10 लाख के हिसाब से हम सीटें देंगे तो भारत की संसद में 1400 लोकसभा की सीटें होंगी, जो नामुमकिन है। भारत की जो नई संसद बनी है उसमें कुल 888 लोकसभा के सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, वहां सिर्फ 888 सीटें हैं। तो अगर कोई भी जुगाड़ करेंगे तो भाई कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो लोग भाई 10 लाख के भरोसे तो संसद नहीं बना पाएंगे। तो कुछ लोग 15 लाख के हिसाब से सोच सकते हैं। एक फार्मूला है कि शायद 20 लाख के हिसाब से सोचा जाए। अगर 20 लाख के हिसाब से सोचा जाए तो भी 700 से ज्यादा संसद में सीटें हो जाएंगी। अब ये सारी बातें भी बहुत फाइनल नहीं है, अभी रास्ते में है, इस पर बात हो रही है कि अगला परिसीमन होगा तो 20 लाख की आबादी पे एक सीट चुनी जाएगी, तब हो सकता है कि संसद में लगभग 700 से ज्यादा सीटें हो जाए, या 15 लाख के हिसाब से कुछ अलग स्थिति होगी। लेकिन चाहे जो भी स्थिति होगी, सच यह है कि जो नई सीटें बनेंगी उसमें साउथ और नॉर्थ के बीच में एक बड़ा फर्क आने जा रहा है। हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में साउथ के राज्यों की आबादी काफी कंट्रोल में आ गई है। स्थितियां, मैंने एक वीडियो भी किया था पहले, हमने कहा था कि आबादी का जो इशू है हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं है, साउथ और नॉर्थ के बीच में है। साउथ के लगभग सारे राज्य जो हैं, लगभग 1990 के दशक में ही वो उस मोड़ पे पहुंच गए जहां आबादी बढ़ना रुक गई थी। आज साउथ के राज्यों की आबादी की स्थिति है कि वहां पे पर महिला जो प्रजनन दर है वो 1.56 के आसपास है, 1.78 के आसपास है। हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज की कहानी है। तो उन राज्यों की आबादी गिरने लगी है। माने कुछ राज्यों में तो वो स्थिति है कि जहां 1.65 अगर प्रजनन दर है, मतलब एक महिला अगर 1.5 या 1.6 के रेशियो से बच्चे पैदा कर रही है, उस प्रदेश में की आबादी गिरने की बहुत तेज संभावना होगी। वो कुछ यूरोपियन देशों जैसी हालत है, साउथ के राज्यों की स्थितियां वहां पहुंच गई। हमने इसका वीडियो में कहा भी था। और वैसे भी साउथ के राज्य इसमें बड़े सफल भी हुए हैं, इसका फायदा भी उन्होंने उठाया, विकास भी हुआ उन राज्यों में, इस पर उन्होंने काम किया है। लेकिन अब जो है उसी दरमियान यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में वो सारी की सारी आबादी का जो बढ़ने का दर है वो अभी भी बहुत तेज रही है। हालांकि पूरे देश की आबादी अब स्थिर होने जा रही है। पहले समझिएगा, पूरे देश की आबादी अब स्थिर होने जा रही है। हम दो के प्रजनन दर के आसपास पहुंच गए, 2.1 के प्रजनन दर पे जो है स्थिर हो जाती है आबादी दुनिया की। आज हमारी आबादी का प्रजनन दर लगभग उसी स्थिति पे जहां स्थिर हो गई है या गिरावट की तरफ जा रही है। आंकड़ा यह है कि भारत की आबादी 2060 तक बढ़ेगी और फिर भारत की आबादी भी तेजी से गिरेगी। हमारे यहाँ अब जो है आने वाले दिनों में हमने वीडियो किया था कि भाई देश में युवाओं की संख्या कम होगी।
यंग वर्किंग फोर्स कम होने लगेगा। ये स्थिति बन गई है। काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद पिछले 50 सालों में नॉर्थ इंडिया में आबादी काफी बढ़ी है। आज भी नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में प्रजनन दर 3 के आसपास है, जो साउथ से बहुत ज्यादा है। वहां अभी भी काम करने की जरूरत है। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं, राज्यों का डिवाइड है, राज्यों का इशू है। तो अब सवाल है कि आज अगर प्रजनन, अरे माफ कीजिएगा, अगर आज जो है जनगणना हो के बाद 26 के बाद अगर प्रसीमन होगा, तो चाहे 15 लाख पे सीट तय करो, चाहे 20 लाख पे सीट तय करो, सीटों का की संख्या घट बढ़ जाएगी और उत्तर भारत के राज्यों की बड़ी संभावना बन जाएगी। आज की तारीख में अगर 20 लाख पे करिए तो उत्तर प्रदेश और झारखंड मिला के 126 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी वहां पे, जहां 85 सीटें थी उस वक्त 1971 के जमीन पे। बिहार में जो है 80 के आसपास सीटें हो जाएंगी, जो झारखंड और बिहार मिला के 54 की सीट आसपास थी, 54 थी सीटें। तो यहां सीटें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में भी 1-2 सीट बढ़ जाएगी, केरला की 2 सीट घट जाएगी। तो साउथ के राज्यों का बड़ा नुकसान होगा। संसद में उनके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी तुलना में नॉर्थ इंडिया के। कम मान लीजिए न भी हो, जैसे कि बीच में अमित शाह ने कहा कि साउथ के लोगों की सीटें नहीं कम होंगी, तो मान लीजिए नहीं कम होंगी तो भी संसद में जो नई डेमोग्राफी बनेगी साथ, उसमें उत्तर भारत की सीटों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन राज्यों का से कम हो जाएगा। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां राज्यों को ही सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना होता है। केंद्र सरकार के पास कुछ निश्चित यूनियन डोमेन है जिसमें हम कुछ कानून बनाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, बाकी राज्यों को काम करना होता है। राज्य ही तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। हम भले ही फेडरल स्टेट की तरह से हम डिक्लेयर्ड नहीं है, हम यूनियन ऑफ इंडिया है, लेकिन हम एक फेडरल ढांचे में रहते हैं। हमने फेडरलिज्म को हासिल किया अपने प्रैक्टिस में, उस पर चोट पहुंचेगी इस पूरी व्यवस्था में। राज्यों को अपनी अपनी भागीदारी कम नजर आएगी और उनसे उनके मन में नाराजगी पैदा होगी, और ये नाराजगी पैदा होने लगी है क्योंकि चुनाव, वहां विधानसभा का चुनाव तमिलनाडु में है तो स्टालिन ने इसको मुद्दा अभी से बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे साउथ के तमाम राज्य मुद्दा बनाएंगे। यहां तक कि आंध्र प्रदेश में जहां चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं, कल उनको भी दिक्कत होगी। अगर ये बात जाएगी आंध्र प्रदेश में तो वो भी सवाल उठाएंगे, हो सकता है कल एनडीए के लिए खुद खतरा बन जाए। तो ये इशू बनने लगा है और बन सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और अब हिंदी और दोनों चीजें मिलकर के एक बड़ी सुगबुगाहट है, ये साउथ और नॉर्थ के बीच के एक बड़े डिवाइड को क्रिएट करती है। इसको हल करने की जरूरत है। यह मुद्दा भी काफी बड़ा नहीं है, इसको हल किया जा सकता है। इस पर हमें एक ऐसे फार्मूले पर पहुंचना चाहिए कि तमाम राज्यों को लगे कि उनकी भागीदारी बराबर है, कल जैसा है। स्टालिन ने कहा है कि भाई 2026 की जो परिसीमन है, जो डिलिमिटेशन हो, वो उसको 2071 वाली जनगणना के आधार पर जो सीटें तय की उसी पे रखो और 30 साल के लिए पोस्टपोन कर दो। ये भी एक फार्मूला है। 30 साल पोस्टपोन करने का मतलब 2056 में जाकर के फिर परिसीमन होगा, तो 30 साल के बाद का परिसीमन शायद कुछ ठीक हो, शायद तब तक एक स्थिति बन जाए कि नॉर्थ इंडिया में भी कुछ आबादी कंट्रोल में आ जाए, एक सही स्थिति बन जाए। और वैसे भी 2060 के बाद भारत में सीटों की संख्या इसलिए कम होगी क्योंकि आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। ये आकलन है, ये दुनिया की गहरी समझ है कि 2060 के बाद भारत की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। लगभग भारत की आबादी 160 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, फिर नीचे की तरफ चल देगी। तो एक ऐसा आकलन है, तो ये कोई गलत अवधारणा नहीं है, आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं। आज स्थिति है कि भाई जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं नए परिसीमन की, जो बात हो रही है, जिसकी संभावना है, अभी उसकी बहुत क्लैरिटी किसी के पास नहीं है, उसको लेकर साउथ में एक थोड़ी सी एक फियर है, एक भय है, और भय को पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल भी करेंगी। तो उससे बचने के लिए यह बात तो तय करना चाहिए हमको, भाई हम कोशिश करेंगे या हमारी कोशिश होगी कि हर राज्य की भागीदारी संसद में उतनी ही रहे, ताकि देश के फैसलों में वहां के लोगों को लगे, क्योंकि देश का बंटवारा राज्यों में जब हुआ है तब के बाद से तमाम राज्यों की अपनी आइडेंटिटी का सवाल हो गया है। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जमीन पे नहीं बांटा है, पंडित नेहरू इसको झेल चुके हैं पहले। अब ये सवाल बीजेपी के सामने भी है, बीजेपी को इसको झेलना पड़ेगा, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये देश जो है अलग अलग राज्यों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, तो अलग अलग राज्यों का अपना से है, वो से को उसी तरह बनाए रखना चाहेंगे। अगर संसद में उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या 120 130 हो जाएगी या 140 हो जाएगी और तमिलनाडु के सांसदों की संख्या 40 होगी, तो उनको लगेगा कि दिल्ली में हमारी सीट कम हो गई। आज भी नॉर्थ इंडिया के लोगों की जो स्थिति है वो संसद में काफी मजबूत है। नॉर्थ इंडिया के राज्यों के भरोसे भाजपा सत्ता में आती है। अगर भाजपा के दिमाग में बात हो या केंद्र सरकार के दिमाग में बात हो, ये पॉलिटिकल फायदे की बात होगी, इससे देश कमजोर होगा, इससे लोगों के मानस पे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो बेसिकली है कि डिलिमिटेशन या परिसीमन को लेकर जो बात हो रही है, इस पे केंद्र सरकार को एक सही फार्मूले की तरफ बढ़ना होगा, उस पर क्लैरिटी करना होगा। और एक अच्छा फार्मूला है कि जो 543 सीटें हमारी हैं
उसको उस पर रोकना चाहिए, हमें उस पर स्टिक करके। हो सकता है इससे क्या होगा कि संसदीय सीटों में आबादी का आकार बढ़ा जाए। आज भी ज्यादा आबादी है, आज भी 543 सीटें हैं और आबादी ज्यादा है। अगर हम आज जिस स्थिति में है उससे अगर हमारी संसदीय व्यवस्था में कोई दिक्कत है, तो दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो बड़ी आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिक्कत इसलिए है कि हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें खामियां हैं, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसको हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारे जो पार्टी सिस्टम है उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हम इन चीजों को दुरुस्त करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकते हैं, अपने संसदीय व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं, बड़ी संभावनाएं हैं। हम पहले उस पर काम कर सकते हैं, बाद में सीटों को एक बार फिर आगे घटा बढ़ा लेंगे 20-30 साल बाद। अभी हम सीटों को वहीं रहने देते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं। तो एक संभावना है। तो मेरा मानना है कि दोनों विषय जो हैं जिसपे हमको सरल होकर के, सहज होकर के सोचना चाहिए, ये दोनों विषय जो है आग की तरह सुलग रहे हैं, इनको शांत करना चाहिए। ये लॉन्ग रन में देश के फायदे में होगा। हमको बेसिकली इस तरह से प्रयास करना चाहिए और बुद्धिमानी होती है। तो ये बेसिकली दो बातें थी जिसकी चर्चा पूरे देश में थी, इसकी सुगबुगाहट थी, मुझे आपसे शेयर करना था। मैंने इसे डाटा का इस्तेमाल नहीं किया, तो बहस हमने सिर्फ बात करने की कोशिश की कि बात हम आप तक पहुंचाएं और आपको भी बात समझ में आए। बेसिकली कुल स्थितियां इस तरह से हैं। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।